जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज गुप्त वंश से संबंधित पीवाई को लेकर आया हूं। आज का जो वीडियो है काफ़ी खास रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 65 पीवाई क्यू कराऊंगा। और ये जो 65 पीवाई क्यू है ये गुप्त वंश से और गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। जो आज के 65 पीवाई क्यू 65 क्वेश्चन रहेंगे, इनको एग्जामों में आप सीधे के सीधे वैसा का वैसा ही पेपरों में देखेंगे, इसलिए आज का वीडियो काफ़ी खास है। और साथ ही साथ आज जो 65 क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चनों में जो जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों से एक्स्ट्रा जानकारी क्या क्या निकल कर आती है, जिनसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 4 विकल्प दिए हैं, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही गुप्त वंश के संस्थापक थे। इनका जो शासन काल है वो 240 से 280 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश के संस्थापक माना जाता है। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच बनते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इस प्रकार से क्रम चलता रहता है इनके शासकों का। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया था गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर आएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, जिनका शासनकाल मैंने लिख दिया 240 से 280 ईस्वी तक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त किसके सामंत थे? तो आंसर आएगा गुप्त कुषाणों के सामंत थे। पहले गुप्त वंश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय गुप्त वंश के शासक कुषाणों के अधीन कार्य करते थे और कुषाणों के सामंत थे। बाद में जब राजनीतिक अराजकता फैलती है, धीरे धीरे कुषाणों की शक्ति कम होती है, उसके बाद से ये स्वतंत्र हो जाते हैं और एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं। वो राजवंश क्या कहलाता है? गुप्त वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अब आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो आंसर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वह शासक था जिसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। लेकिन 4 विकल्प यहाँ पर और भी हैं, श्रीगुप्त, घटोत्कच और समुद्रगुप्त। इनसे भी प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार से? श्रीगुप्त जो है इन्होंने आदिराज, श्रीगुप्त ने आदिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। घटोत्कच जो है इन्होंने महाराज की उपाधि, महाराज की उपाधि प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त जो है इनसे 3-4 प्रश्न बनते हैं, जैसे समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। कविराज भी इन्हें कहा जाता है, कविराज व भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को विक्रमांक, कविराज व भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? 4 ऑप्शन दिए हैं, भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। तो भानुगुप्त जो है ये गुप्त वंश के शासक थे जो कि एरन अभिलेख से संबंधित हैं। तो विकल्प नंबर ए नहीं आएगा। बाणभट्ट है जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी, मतलब ये एक कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट इसका सबसे सही आंसर है। आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे जिन्होंने आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत की, आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। और आर्यभट्ट ही सबसे महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों की सरकारी व दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो गुप्त शासकों की सरकारी, दरबारी या राजकीय भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
पाली और प्राकृत इन भाषाओं से भी दो प्रश्न बनते हैं। पाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग अपने उपदेशों में गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे और प्राकृत भाषा का उपयोग महावीर स्वामी ने किया था। तो दो प्रश्न पाली और प्राकृत से भी बनते हैं। हिंदी कोई ऐसा खास नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से, लेकिन ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा जो थी वो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार से गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है, उसी प्रकार से यदि देखें तो इन सभी प्रश्नों में सबसे खास जो प्रश्न है वो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो आंसर आएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राज्यों तथा दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता था, जिस कारण से वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इस प्रकार से यह प्रश्न सबसे खास बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों का भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त इस प्रश्न का सबसे सही आंसर है, क्योंकि स्कंदगुप्त जैसे ही राज सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी हुणों का आक्रमण। इन्होंने राज सिंहासन पर बैठते ही हुणों के आक्रमणों का सामना किया था। इस कारण से इस प्रश्न का सबसे सही आंसर स्कंदगुप्त सी रहेगा। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त से भी प्रश्न बनते हैं। जो आने वाले जो प्रश्न रहेंगे उनमें मैं इनके बारे में चर्चाएं करूंगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है कला एवं स्थापत्य। कला व स्थापत्य को लेकर ही जो गुप्त राजवंश है इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में अर्धनारीश्वर मूर्ति की शुरुआत हुई थी। गुप्त काल में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति है उसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल में सबसे खास बात कि गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का निर्माण हुआ था। मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ गुप्त काल से ही होता है, जिस कारण से गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। अजंता जो कलाकृतियां हैं वो अजंता एलोरा की गुफाओं में स्थित है। अजंता पड़ता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और अजंता में स्थित जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल से संबंध रखती हैं तथा बौद्ध धर्म की चित्रकारी वहां पर है। तो आंसर आएगा अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन इसमें चित्रकारी किससे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। ध्यान रखना समय कब का है? गुप्त काल का। संबंध किससे है? बौद्ध चित्रकारी से। और कहाँ पर पड़ती है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी थे कौन? तो प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान व नाटककार थे। कालिदास जी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान व नाटककार थे। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से
एक थे। इन्होंने संस्कृत भाषा की कई प्रसिद्ध नाटकों की रचना की, जैसे मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत। इस प्रकार से काफी सारी नाटकों की रचना की थी इन्होंने गुप्त काल में, जिस कारण से कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास जी, जिन्होंने मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम इस प्रकार की प्रमुख संस्कृत नाटकों की रचना की थी, जिसी कारण से कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। तो आंसर आएगा बौद्ध धर्म। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि जो अजंता की गुफाएं हैं, वो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। जो गुप्त कालीन गुफाएं हैं, लेकिन उनका संबंध किससे है? उनका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की चित्रकारी वहां पर प्राप्त होती है, इस कारण से समय है गुप्त काल, लेकिन संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन गुफाएं गुप्त कालीन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कई बार एग्जामों में प्रश्न आ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और इसके ऊपर एक और विकल्प दिया है तक्षशिला। तक्षशिला से भी प्रश्न बनता है। तक्षशिला का संबंध चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य से हैं, क्योंकि मौर्य काल में तक्षशिला है जो कि एजुकेशन या शिक्षा का सबसे बड़ा हब था। चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के प्राचार्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार से तक्षशिला का संबंध चाणक्य व चंद्रगुप्त से रहता है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और जो उत्तर गुप्त युग में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, एरन अभिलेख क्या था? एरन अभिलेख और किससे संबंधित था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही आंसर रहेगा। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित था। क्या खास बात थी इस अभिलेख की? तो बताता हूँ। एरन पड़ता कहाँ है? एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जो भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन अभिलेख राजा भानुगुप्त से संबंधित है। और एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य सबसे पहले भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसका समय 510 ईस्वी था। 510 ईस्वी का अभिलेख है ये, जो कि किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम फा क्यू की था। इसकी पुस्तक कौन सी थी? फा क्यू की। और यह एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। एक और
प्रश्न बनता है हर्षवर्धन से, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हर्षवर्धन, यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। यह भी एक चीनी यात्री था। हेनसांग भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम सीयू की था, सीयू की। तो दोनों चीनी यात्रियों का आप ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान भारत आया था, इसकी पुस्तक का नाम फाक्यू की था, जबकि हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम सीयू की था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज क्या था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल आएगा, क्योंकि चाहे स्थापत्य हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, सभी के लिए यह गुप्त काल काफी महत्वपूर्ण रहता है। सबसे ज्यादा विकास हुआ स्थापत्य का और कला का गुप्त काल में, जिस कारण से गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता या बात तो यह थी कि गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का निर्माण हुआ था, मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ हुआ था। उसी कारण से भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था? पिछले प्रश्न में जिक्र कर चुके हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? यह भी काफी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि समुद्रगुप्त एक प्रसिद्ध राजा होने के साथ साथ एक महान संगीतज्ञ भी थे, वीणा वादन करते थे, जिस कारण से समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। तथा अपनी विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की उपाधियां विक्रमांक, कविराज व भारत का नेपोलियन। अपनी विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अपने संगीत प्रेमी होने के कारण तथा वीणा वादन के कारण इन्हें कविराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्हें परम भागवत की जो उपाधि है वो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त की थी। श्रीगुप्त को आदिराज कहा जाता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को विक्रमांक, कविराज व भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर लेख और प्रयाग प्रशस्ति? तो इसका आंसर रहेगा कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम की उपाधि प्रदान की गई थी। अब दिए गए 3 जो विकल्प हैं, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिएगा विकल्प नंबर 2 जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन, जो शक शासक रुद्रदामन थे उनसे संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। और प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसे लिखा किसने था? हरिशेन ने। और हरिशेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसे लिखा था हरिशेन ने। मंदसौर लेख मालवा नरेश यशोवर्मन तथा जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा बोध गया। बोध गया वह स्थान था जहाँ के लिए मेघवर्मन जो थे उन्होंने समुद्रगुप्त से मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म। कितना शानदार प्रश्न है, पता नहीं एग्जामों में कितनी बार पूछा जा चुका है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। गुप्त काल ही वह समय था जिस समय पर भारत में मंदिर बनाने की कला का निर्माण हुआ था या मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर और उपर्युक्त में से सभी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। जब इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था उस समय इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कुल 14 शासक हुए हैं। उन 14 शासकों में सबसे महत्वपूर्ण विक्रमादित्य जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु, क्योंकि विष्णु के सम्मान में ही गुप्त काल के शासकों ने या गुप्त वंश के शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने अपने राजकीय चिन्ह गरुड़ को बनाया था, जो कि किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो आंसर आएगा शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करते समय ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाहारी की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, और इन्होंने उस समय खुशी जाहिर करने के लिए चांदी के सिक्के चलाए थे। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके शाकाहारी की उपाधि प्राप्त की थी और खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, फाहियान और हेनसांग। हेनसांग है ये हेनसांग। फाहियान और हेनसांग के राज्यों को देखा, क्रमशः किन किन के राज्यों को देखा था? मतलब फाहियान किसके समय आए थे और हेनसांग किन के समय आए थे, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश से संबंधित थे। हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय एवं हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं हर्षवर्धन। पिछले प्रश्नों में मैं बता चुका हूं कि फाहियान और हेनसांग दोनों चीनी यात्री थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में उनके समय आए थे और हेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के समय आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल? नहीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि धन्वंतरी नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी। और धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने शल्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे जिन्होंने शल्य शास्त्र की रचना की थी। अब आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो आंसर आता है राजतंत्रात्मक प्रकार की, क्योंकि राजा ही प्रशासन का मुखिया होता था, सब लोग उसके अधीन होकर कार्य करते थे। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, ना कि गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फाक्यूकी फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फाक्यूकी में किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध राज्यों का विवरण मिलता है,
गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूप एवं विहारों का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा कि फाक्युकी में किसका विवरण नहीं मिलता, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या फाक्युकी में नहीं की गई है। इसमें बौद्ध राज्यों का वर्णन किया है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की कोई व्याख्या नहीं है फाक्युकी में। अगला प्रश्न, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर, सबसे उत्तम उदाहरण गुप्त स्थापत्य कला का, तो ऑप्शन ए है भीतर गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये सभी जो मंदिर हैं ये गुप्त काल से ही संबंधित हैं, गुप्तकालीन स्थापत्य कला से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है सर्वोत्कृष्ट मंदिर, सबसे उत्तम उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका सबसे सही आंसर और सबसे सटीक आंसर रहेगा, क्योंकि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की यहाँ पर व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुफा नंबर 16, 17 व 19 की जो गुफाएं हैं, 16 नंबर, 17 नंबर एवं 19 नंबर की जो गुफाएं वो अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन गुफाएं, गुप्त काल में इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। अगला, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? तो अमरकोश की रचना किन्होंने की थी? अमर सिंह ने। अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे तथा इनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प देखिएगा, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके शासक किस शासक के दरबार में जुड़े थे? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, और जिन्होंने अमरकोश की रचना की थी। और अमरकोश में संस्कृत शब्दों की व्याख्या की गई है, उसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के रूप में, हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया आपको कि चंद्रगुप्त प्रथम जब राज सिंहासन पर बैठते हैं तो गुप्त वंश की स्थापना करते हैं, गुप्त वंश की शुरुआत करते हैं, और किस उपलक्ष्य में? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिशेन ने। और हरिशेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, क्योंकि समुद्रगुप्त से ही संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिशेन। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? किस कारण से इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है? भारतीय इतिहास का व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, कला व साहित्य के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है, या भारत का क्लासिकल युग कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आंसर आएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ के धमेक जो स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। अगला प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है दिनार, काशार्पण, निष्क और काकिनी। तो ऑप्शन नंबर ए दिनार। गुप्त काल की जो सोने की मुद्राएं हैं उन सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। काशार्पण जो है ये प्राचीन आहत सिक्के को कहा जाता था, जो साहित्य में आहत सिक्के थे उन आहत सिक्कों को काशार्पण कहा गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया है गुप्त काल की सोने की मुद्रा, तो आंसर आएगा दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार, जबकि चांदी की मुद्रा को रूपक या रुपया
कहा जाता है? चांदी की मुद्रा को रुपए या रुपया कहा जाता है और गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो आंसर आएगा कालिदास ने। कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, प्रसिद्ध नाटककार थे जो संस्कृत भाषा में अपनी नाटकें लिखते थे। कालिदास के प्रमुख नाटक मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम तथा कुमार संभवम थी। इस प्रकार से कुमार संभव महाकाव्य के लेखक कौन थे? कालिदास। हरिशयन जो थे, हरिशयन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशयन ने की थी और एक किनके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाय ने की थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। यहाँ से भी एग्जामों में प्रश्न आते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी की, चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो की, हरिशयन ने प्रयाग प्रशस्ति और कालिदास ने मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, रघुवंशम व मेघदूत की रचना की थी। अब आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग है। गुप्त युग में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला, अच्छा एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, पाल शासक धर्मपाल, ध्यान रखना यहाँ से भी, पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल करते हैं, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त करते हैं। ये दोनों प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग मतलब 1/4, उपज का छठा भाग 1/6, उपज का 8वां भाग 1/8 और उपज का आधा भाग 1/2। तो देखिएगा आपको बुकों में कहीं कहीं पर मिलता है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर 1/4 से लेकर 1/6 रहती है। तो यहाँ पर विकल्प में दोनों अलग अलग दिए हैं। तो पुराणों में बताया गया है कि भू राजस्व की दर सबसे उपयुक्त मानी जाती है 1/6। तो इन्हें चारों प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही और सटीक आंसर है। उपज का छठा भाग गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। लेकिन इस प्रकार से प्रश्न दे कि दोनों 1/4 और 1/6 एक साथ हों तो फिर विकल्प आएगा 1/4 से लेकर 1/6। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? सबसे ज्यादा गांव अनुदान में दिए थे। तो आंसर आएगा गुप्त वंश के शासकों ने। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वे शासक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले मंदिरों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो प्रारंभ किया था वो सातवाहन शासकों ने किया था। ध्यान रखना, सातवाहन वे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो किसने दिया था? गुप्त शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक, ये कालिदास जी की पहली नाटक थी मालविकाग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक कौन थे? तो इसके नायक थे अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र इस नाटक के नायक थे तथा मालविका इस नाटक की नायिका थी। ध्यान रखना, मालविकाग्निमित्र के लेखक कौन थे? कालिदास जी थे। और ये नाटक किससे संबंधित थे? अग्निमित्र मालविका दोनों से संबंधित थी। अग्निमित्र किस वंश से संबंधित थे? तो अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित थे। शुंग वंश से, ध्यान रखना, अग्निमित्र जो थे वो शुंग वंश से संबंधित थे। अग्निमित्र ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था।
अग्निमित्र ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था, जो कि शुंग वंश से संबंधित थे, और कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र के नायक थे अग्निमित्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर आता है एरन के, गया के, नालंदा के या प्रयाग के। तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से मिलता है। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में अच्छे से उल्लेख किया गया है। एरन अभिलेख जो है ये तो भानुगुप्त से संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित, जिसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो आंसर आएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्री व पुरुष दोनों को महत्व बराबर दिया जाता था। अगला प्रश्न है कौन सा राजवंश होणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग। आंसर आएगा गुप्त वंश, और उसमें भी गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त हुणों के आक्रमणों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। जिस समय पर ये राज सिंहासन पर बैठे थे उसी समय पर हुणों ने स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास जी ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्र लिखा है, विक्रमोर्वशीयम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, और एक और लिखा है मेघदूत। ये भी ध्यान रखना, मेघदूत भी इन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण, वो इन्होंने नहीं लिखा। बाकी ऊपर के 3 नाटक मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इस नाटक या इन सभी नाटकों की रचना कालिदास जी ने की थी, जबकि जानकी हरण की रचना इन्होंने नहीं की थी। अगला है अजंता गुफाओं के सरीकी अर्थात जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बाघ, मांडू, उदयगिरी और कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 बाघ की गुफाएं जो हैं वो अजंता गुफाओं के समान है, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। और बाघ कहाँ पड़ता है? धार जिले में, धार जिले में इंदौर के निकट, धार जिले में इंदौर के निकट। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। और बाघ की गुफाएं अजंता गुफाओं के समान किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। ये किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया डैश डैश डैश। किस अवधि तक इन्होंने शासन किया? तो विकल्प के हिसाब से सबसे सही आंसर 319 से लेकर 500 ईस्वी तक रहा। लेकिन यदि इसका सबसे सही समय अगर देखें आप तो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का समय आता है, जो कि गुप्त वंश का शासनकाल रहा था। लेकिन इसमें जो विकल्प दिया है उस विकल्प के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में। तो आंसर आएगा गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बाल विवाह प्रथा जो थी उसकी शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। सती प्रथा की शुरुआत भी कब हुई थी? गुप्त काल में। अब आगे बढ़ते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है हिंदू यवन काल या इंडो ग्रीक जो समय था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने चलाए थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने चलाए थे? यदि ये एग्जामों में प्रश्न आए तो आएगा इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक शासकों ने, भारतीय यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किन्होंने? तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल शानदार प्रश्न, यूरोपीय भाषा में अनुदित या ट्रांसलेट अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, कामसूत्र। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी। और कालिदास जी की ये पहली नाटक थी। कालिदास जी की पहली नाटक कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट होने वाली पहली भारतीय पुस्तक थी। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि विश्व की 100 प्रमुख नाटकों में स्थान दिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम को। लेखक कौन थे? कालिदास जी। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? हजारों बार एग्जामों में प्रश्न बार बार रिपीट होता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो आंसर नंबर सी आएगा, एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख में ही सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से। 510 ईस्वी का ये अभिलेख है। इसमें सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है। और एरन कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन स्थित है, जिसमें भानुगुप्त से संबंधित है। और सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो देखिएगा, एक लिस्ट में बड़ी बड़ी बना देता हूँ। सबसे पहले इसके संस्थापक थे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच इस वंश के अगले राजा रहते हैं। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आते हैं समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। इस प्रकार से इस वंश के जो महान शासक थे उनका क्रम मैंने लिख दिया। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्रम चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त समय, यहाँ पर जो दिया गया क्रम है ये क्रम भी बिल्कुल राइट है, सही है। इससे पहले के एक दो और हैं जो कि घटोत्कच और श्रीगुप्त भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया क्रम 1 2 3 4 5 ऑप्शन के हिसाब से सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा गया है? इसी वीडियो में 2 से 3 बार चर्चाएं पहले भी हो चुकी है कि यहाँ पर किस शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक या रुपया कहलाते हैं, ठीक है। और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो आंसर आएगा उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य तथा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना था। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी उज्जैन, जो कि व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। ध्यान रखना, कला, विद्या, साहित्य व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था उज्जैन उस समय पर। अब अगला प्रश्न, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? पिछले प्रश्न में जिक्र हो चुका है। आंसर आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम को विश्व की 100 महान नाटकों में से एक नाटक इसे बताया गया है, तथा अभिज्ञान शाकुंतलम वह नाटक है जिसका सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। अगला है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल में ही सबसे पहले दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर
वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो मैंने बताया था समुद्रगुप्त जो है वो महान शासक होने के साथ साथ प्रसिद्ध वीणा वादन भी थे, वो संगीतज्ञ भी थे और उन्होंने वीणा बजाते हुए अपने जो चित्र हैं वो अपने सिक्कों पर अंकित करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त इसका सही आंसर रहेगा। इसी कारण से समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आंसर आएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गणित के विषय जो गणित है उस गणित को एक नए विषय के रूप में ढाला। इस कारण से आर्यभट्ट को गणित का जन्मदाता भी कहा जा सकता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत दिया था। आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत दिया था। एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी व गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है मिहिर कुल का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन नंबर बी हुण, ऑप्शन नंबर सी कुषाण और ऑप्शन नंबर डी मोखरी। तो आंसर आएगा हुण। मिहिर कुल व तोरमन दो शासक का जिक्र होता है। मिहिर कुल व तोरमन दोनों किससे संबंधित थे? ये दोनों हुण वंश से संबंधित थे। हुण आक्रांता थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड वह व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जबकि स्कंदगुप्त शक्रोपम, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगवान विष्णु के सम्मान में परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। चारों विकल्पों से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है और एग्जामों में प्रश्न आते भी है। दसपुर जो शिलालेख है इसे मंदसौर अभिलेख के नाम से जाना जाता है, मंदसौर अभिलेख। और मंदसौर अभिलेख में ही रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से। एरन अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित है और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। सभी से कोई ना कोई सा प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है, सभी को ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी और भारत का नेपोलियन कहलाया था? तो आंसर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राज्यों तथा दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता था और इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही संपूर्णतः नाश किया था शकों का और भारत से इनको भगा दिया था, खदेड़ कर इनको बाहर निकाल दिया था। इस प्रकार से गुप्त वंश के आज 65 PYQ लेकर आया था और आपने PYQ देख कर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण थे ये प्रश्न, जो कि एग्जाम में आपको वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचोर के यूट्यूब चैनल को।